अब है दोस्तों कार्बन। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? ए मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल, अमीनो अम्ल। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों स्टिमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ में निम्न रसायनों के प्रादुर्भाव का सही क्रम है: मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल, एमिनो अम्ल। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है सी कार्बन। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यता पाया जाता है। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है कार्बन। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है कार्बन। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? बी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? बी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। जीव विज्ञानी के लिए जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं वे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। जीवन से जुड़ी सभी आधारभूत रसायन, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही अनुक्रम है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बनों के अनुभार का बढ़ते अनुक्रम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विआबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है एल्कीन। एक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है एल्कीन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। केवल कार्बन और हाइड्रोजन युक्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन द्विआबंध वाली और संतृप्त श्रृंखला को एल्केन कहते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन त्रिआबंध वाले और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें द्विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? सी मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस C4H8Cl2S को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड है। यह एक जहरीली गैस है। यह खुली त्वचा पर फफोले डाल सकती है। शुद्ध मस्टर्ड गैस कमरे के तापमान पर एक रंगहीन गाढ़ा चिपचिपा द्रव है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है बी रासायनिक युद्धों में। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्धों में। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है द्रव। कमरे के तापमान पर मस्टर्ड गैस मूलतः द्रव लिक्विड के रूप में होती है। इसे शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस विषाक्त रसायन से त्वचा, आंख और फेफड़े आदि सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण प्रयोग के 1 से 6 घंटे बाद दृष्टिगत होने लगते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मेथिल आइसोसाइनेट C2H3NO गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी।
छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? मीथेन। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? मीथेन से। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थों के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। यह काले रंग, मोटर, टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। इसे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है जो छपाई के काम में आता है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है बी, धान का खेत। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। निम्न में से कौन सुमेलित हैं? तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी 2 और 4। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय विकार, और फिर है निकोटीन, तंबाकू। बाद बाकी नहीं। बायोगैस संयंत्रों द्वारा गांवों में प्रकाश एवं भोजन पकाने वाली गैस की व्यवस्था होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से हृदय विकार का पता लगाया जाता है। डीडीटी एक कीटनाशक है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इथेफोन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इथेफोन। इथेफोन रसायन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? बी, कैल्शियम कार्बाइड। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaC2 होता है। यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी जल के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन। निम्नलिखित में से कौन फलों को पकने में बढ़ावा देता है? डी, एथिलीन। निम्नलिखित में से कौन फलों को पकने में बढ़ावा देता है? एथिलीन। दिए गए विकल्पों में से एथिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। फिर निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का मिश्रण सर्वाधिक प्रचलित है। फिर वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है। वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। एसिटिलीन को एथिन C2H2 भी कहते हैं। इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। इसके द्वारा क्लोरोइथेन का निर्माण किया जाता है जो प्लास्टिक निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण कर एसिटिलीन को की सुगमता से प्राप्ति होती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। शुष्क बर्फ का निर्माण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से किया जाता है। निर्माण में यह प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तरल तत्पश्चात ठोस में परिवर्तित कर दी जाती है, जबकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ऊर्ध्वपातन सरल न होकर सीधे गैस के रूप में होता है। मस्टर्ड गैस को शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह प्राणघातक रसायन से त्वचा, आंख के अतिरिक्त फेफड़े और
एवं डीएनए कोशिकाओं को सर्वाधिक प्रभावित होती है। प्रयोग के 1 से 6 घंटे बाद इसके लक्षण अदृष्टिगत होने लगते हैं। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का व्यापारिक नाम है, जिसे 1944 में रजिस्टर्ड कराया गया था। यह संश्लेषित फ्लोरोपॉलीमर है जिसमें फ्लोरीन के अणु मिलते रहते हैं, अतः टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। फ्लोरीन फ्लोरीन कार्बन परिवार का अपरूप है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित रहते हैं। इसे C60 से व्यक्त किया जाता है। फ्लोरीन की खोज राइस विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 1985 में की थी। वैज्ञानिक रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर के नाम पर कार्बन की इस अपरूप का नाम फ्लोरीन दिया गया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डी फ्लोरीन फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। आगे दोस्तों, निम्नलिखित पदार्थों में इसको उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 4 2 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 और 1। पहले हो जाएगा 4 केवलार, फ्लोरीन, ग्राफीन, फिर ब्लैक गोल्ड। अमेरिका स्थित ड्यूपोंट लेबोरेटरीज में वर्ष 1965 में केवलार का संश्लेषण सर्वप्रथम स्टेफनी कुओलेक ने किया था। सर्वप्रथम फ्लोरीन की खोज वर्ष 1985 में ब्रिटेन के हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो तथा अमेरिकी वैज्ञानिक ने रिचर्ड ई स्मेली तथा रॉबर्ट एफ कर्ल जूनियर द्वारा की गई थी। ग्राफीन को सर्वप्रथम वर्ष 2004 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में 2 अनुसंधानकर्ताओं आंद्रे गीम तथा कोस्तेया नोवेसेलो द्वारा संश्लेषित किया गया था। वर्ष 2019 में मुंबई में स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनो प्रौद्योगिकी की तकनीक का प्रयोग कर सुनहरे गोल्ड को ब्लैक गोल्ड में रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त की। आगे अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका डी हो जाएगा फ्लोरीन युक्त बहुलक। फ्लोरीन कार्बन का एक उपयोगी अपरूप है। इसकी खोज वर्ष 1985 में प्रोफेसर R.E. स्मेली, सर हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो एवं रॉबर्ट एफ कर्ल द्वारा की गई थी, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1996 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्लोरीन का सबसे साधारण रूप बकमिंस्टर फ्लोरीन है। यह एक रवेदार बहुरूप है जिसका प्रत्येक अणु 60 कार्बन परमाणुओं का गोलाकार समूह होता है। इसे C60 द्वारा निरूपित करते हैं। इसके अतिरिक्त C32, C50, C70, C76 आदि फ्लोरीन छोटे बड़े गोलाकार रचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। उपर्युक्त अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सी, इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं। बेंजीन में 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है C 12,3। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 12,3। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? CO समूह का आबंध क्रम क्या है? D 3। आबंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आबंध क्रम 3 है।
अब हम लोग देखेंगे दोस्तों एल्कोहल। एथिल एल्कोहलों में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। बी मिथेनॉल एवं पिरीडिन। एथिल एल्कोहलों को निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। मिथेनॉल एवं पिराडिन। एथिल एल्कोहल में मिथेनॉल एवं पिरीडिन मिला देने से यह जहर बन जाता है। इसको पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है मैथिल एल्कोहल। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल एक रंगहीन द्रव है जो कि जल में हर अनुपात में घुलनशील है। यह शराब की भांति तीखी अप्रिय गंध तथा तीव्र स्वाद वाला विषैला होता है। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु भी हो जाती है। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? ए मैथिल एल्कोहल को। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? मैथिल एल्कोहल को। मिथेनॉल या मैथिल एल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनी गन्ने की शर्करा जिसका आणविक सूत्र C12H22O11 है कि किण्वन से इथाइल एथिल एल्कोहल बनता है। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? सी जाइमेज द्वारा। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जाइमेज द्वारा। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल एथेनॉल में परिवर्तित करता है और इस परिवर्तन को प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। C6H12O6 जाइमेज टू C2H5OH प्लस CO2। सीरा मोलासिस किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? एल्कोहल। सीरा मोलासिस किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? एल्कोहल। शराब एक एल्कोहलीय पेय है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के किण्वन से बनाई जाती है। इसमें अल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है। बियर, शैंपेन, साइडर, पोर्ट एवं शेरी, विस्की, ब्रांडी, रम, जीन आदि कुछ प्रमुख शराब है। बियर में अल्कोहल की मात्रा सबसे कम तथा रम में सबसे ज्यादा होती है। नीचे कुछ प्रमुख शराब के नाम एवं उनके कच्चे माल के नाम दिए गए हैं। रम में अल्कोहल प्रतिशत 45 से 55%, कच्चा माल सीरा। ब्रांडी में 40 से 50% अंगूर। विस्की में 40 से 50% जौ। बियर में 3 से 6% जौ। शैंपेन में 10 से 15% अल्कोहल की मात्रा अंगूर। और फिर साइडर में 2 से 6% सेब। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं? ए बियर। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को बियर कहते हैं। अधिकृत बियर जौ बार्ली के किण्वन से बनती है, इसलिए उसे भारतीय उपमहाद्वीप में जौ की शराब या आबजौ के नाम से बुलाया जाता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर या ब्रीथलाइजर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस एक्सहेल्ड ब्रेथ को पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के विलयन से गुजारा जाता है। ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन अल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता इंटेंसिटी के माध्यम से छोड़ी गई सांस में अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, बहुलक। प्रश्न कोश देखते हैं। प्रश्न कोश पहला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर
का बहुलक है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक पॉलीमर कहा जाता है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। आइसोप्रीन एक रंगीन द्रव है जो पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है सी आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र CH2 डबल बॉन्ड C होल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? डी नायलॉन। निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नायलॉन। ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक है परंतु नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बी रेशम। निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? रेशम। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? नायलॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? नायलॉन। रेयॉन, कॉटन, सन, जूट, लिनन आदि सेल्यूलोज के बने होते हैं जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? नियोप्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? नियोप्रीन। नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का एक उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। इसका उपयोग पाइप, बेल्ट आदि बनाने में होता है। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? घी। निम्नलिखित में कौन बहुलक नहीं है? घी। घी बहुलक नहीं है जबकि अन्य सभी बहुलक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है अतः पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? डी पॉलीएथिलीन। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीएथिलीन। प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पैराफेनिलीन, टेरेप्थोलेमाइड, पॉलीएमाइड, पैराफेनिलीन और फिर है टेरेप्थोलेमाइड नामक बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका ब्रांड नाम केवलर है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड का उपयोग होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निर्माण में पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? ए पॉलीकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग होता है। अगला है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? सी केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? केवलर।
बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केवलर नामक बहुलक का प्रयोग होता है। केवलर एक सिंथेटिक फाइबर है। यह पॉली पैराफेनिलीन टेरेप्टोलैमाइड का ट्रेडमार्क नाम है। निम्नांकित में से कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? डी, लेमिनेटेड पटलित कांच, लेमिनेटेड कांच। निम्नांकित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? लेमिनेटेड पटलित कांच। बुलेट प्रूफ कांच मूल रूप से साधारण कांच की अनेक परतों के बीच पॉलीकार्बोनेट की एक परत डालकर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर लेमिनेशन कहा जाता है। या इस लेमिनेटेड कांच का बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण में प्रयोग हो सकता है। फिर है, निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? तो सी 1 और 3, केवलर और लेक्सॉन, केवलर और लेक्सॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन है, केवलर तथा लेक्सॉन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, किचन के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है, जबकि ग्लिप्टॉल एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसमें तन्यता नहीं होती, इसलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेकोरॉन बहुलक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, और फिर पॉलीएथिलीन का बहुलक है, प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। इसका हो जाएगा आंसर 1, 2, 3। 1, 2, 3 सही है। यानी टेफ्लॉन और डेकोरॉन बहुलक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, पॉलीएथिलीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, जो रबर के वृक्ष से लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को संश्लिष्ट रबर कहा जाता है। संश्लिष्ट रबर सिंथेटिक रबर के उदाहरण है पॉलीस्टाइरीन, डियूप्रीन रबर, नियोप्रीन, थायोकॉल रबर, पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन तथा डेकोरॉन बहुलक के उदाहरण है। पॉलीएथिलीन का बहुलक है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। इसका साधारण नाम टेफ्लॉन है। PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है एवं इसका गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। यह अनेक कार्यों के लिए उपयोगी है। मुख्यतः इसका उपयोग बर्तनों पर ना चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह के रूप में होता है। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है टेफ्लॉन का। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है टेफ्लॉन का। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन का। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन का। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है टेफ्लॉन। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य ऑक्साइड इस प्रकार हैं: सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? कैप्रोलेक्टम। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH2 का होल 5 CONH
होता है या नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्रोइन। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्रोइन। प्रश्नगत विकल्पों में फाइब्रोइन एक प्राकृतिक पदार्थ है। ये अवलीय प्रोटीन होते हैं जो कि रेशम तंतुओं सिल्क फाइबर्स के घटक हैं। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल का प्रयोग किया जाता है? बेकेलाइट के। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल का प्रयोग किया जाता है? बेकेलाइट के। वर्ष 1907 ईस्वी में लियो बेकलैंड ने फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया था। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड C6H6O CH2ON है। यह थर्मोसेटिंग फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से संघनन प्रतिक्रिया कॉन्डेंसेशन रिएक्शंस के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज वर्ष 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बेकलैंड ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? PVC। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? PVC। जैव निम्नीकृत बायोडिग्रेडेबल बहुलक वे हैं जिनका विखंडन जैविक प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ प्राकृतिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है। सेल्यूलोज, स्टार्च एवं प्रोटीन जैव निम्नीकृत बहुलक है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है। अगला है कार्बनिक अम्ल। प्रश्न कोश कथन दिया हुआ है फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फॉर्मिक अम्ल HCOOH और एसिटिक अम्ल दोनों ऑर्गेनिक कार्बनिक अम्ल है। HCOOH CH3COOH से अधिक तेज अम्ल है क्योंकि इसमें H+ प्रोटॉन आसानी से मुक्त होता है। इसका फॉर्मूला दिया हुआ लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों मसल्स में थकान अनुभव होने का कारण होता है लैक्टिक एसिड का संचय। लैक्टिक एसिड का संचय। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों मसल्स में लैक्टिक अम्ल के संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित ना होकर एक कालिक प्रक्रिया है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके लिए शरीर की मालिश करने का पर थकान से राहत मिलती है। किसी द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। लैक्टिक एसिड। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? लैक्टिक एसिड के। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? लैक्टिक एसिड। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है जबकि टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित करना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ए का हो जाएगा 3। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। फिर बी का 4 हो जाएगा एसिटिक अम्ल सिरका में। फिर इसका साइट्रिक अम्ल नींबू में। ब्यूटेनाइक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन। दूध में लैक्टिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी एसिटिक अम्ल दही। ये सही सुमेलित नहीं है।
एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी ताजी सब्जियों एवं साइट्रस फलों जैसे नींबू में पाया जाता है। माल्टोज माल्ट में उपस्थित होता है। किसी अन्न को अंकुरित कराकर फिर उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाने से प्राप्त उत्पाद को माल्ट कहते हैं। दही में एसिटिक अम्ल नहीं बल्कि लैक्टिक अम्ल मिलता है। लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ए का 2 आचार एसिटिक अम्ल, और फिर बी का 3 खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, सी का सेब मौलिक अम्ल, शीतल पे सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल। आचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? डी टार्टेरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? टार्टेरिक अम्ल। अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में टार्टेरिक अम्ल विद्यमान होता है। यह अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में का उपयोग किया जाता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टार्टेरिक अम्ल। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टार्टेरिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया करते हैं? टार्टरिक अम्ल। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? एसिटिक अम्ल का। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल CH3COOH या एथेनोइक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो सिरके के खट्टे स्वाद तथा तीखी गंध के लिए उत्तरदायी है। सिरके के भौतिक एवं रासायनिक गुणों से इस बात की पुष्टि होती है कि वह एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। इसका निर्माण एथेनॉल के किण्वन से किया जाता है। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। फिर सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। किसी भी शर्करा युक्त विलयन के मदिरा कण के अनंतर अम्लीय किण्वन से सिरका प्राप्त होता है। सिरके में मुख्यतः एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यह परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर है, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? इसमें दिया हुआ है, गन्ने के रस को किण्वित करके सिरका बनाया जाता है, ये सही है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, ये भी सही है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, ये गलत है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, यह सही है। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। सिरका का निर्माण फलों के शर्करा युक्त रस के किण्वन फर्मेंटेशन के फलस्वरूप होता है। सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है। भोजन के लिए प्रयुक्त सिरके में 4 से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है। विस्फोटक पदार्थ नोट्स। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? मीथेन एवं वायु। निम्नलिखित गैसों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? मीथेन एवं वायु। खानों में सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती है। इन्हीं में वायु की मात्रा मिश्रित होकर विस्फोट का कारण बनती है। वायु के साथ 5.15% मीथेन की मात्रा विस्फोटक होती है। वायु में 12.5 से 74% कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति विस्फोटक होती है। वायु में 4 से 74% तक कार्बन एवं हाइड्रोजन का मिश्रण कर विस्फोट
कराया जा सकता है। स्पष्ट है कि प्रश्नगत विकल्पों में खानों में अधिकतर मीथेन एवं वायु का मिश्रण विस्फोट का कारण होता है। यह खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? मीथेन के साथ वायु। खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? मीथेन के साथ वायु। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग सूक्ष्म जीवरोधी, कीटनाशी आदि के रूप में किया जाता है। अन्य प्रश्नगत विकल्प विस्फोटक पदार्थ हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? टीएनजी। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? टीएनजी। ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। टीएनजी एक विस्फोटक द्रव है, इसे नोबेल तेल भी कहा जाता है। रासायनिक रूप से यह कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक है। आरडीएक्स आविष्कृत हुआ हैनिंग द्वारा। आरडीएक्स आविष्कृत हुआ हैनिंग द्वारा। आरडीएक्स अनुसंधान विभाग विस्फोटक या रॉयल विध्वंस विस्फोटक, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव और रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव का संक्षिप्त नाम है। इसे औपचारिक रूप से साइक्लोट्राइमेथिलीन, नाइट्रामीन या साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली विस्फोटक है जिसकी खोज जर्मनी के जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग द्वारा की गई थी। निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? सी, आरडीएक्स एक विस्फोटक है, यह सत्य है। आरडीएक्स एक विस्फोटक है, यह सत्य है। आरडीएक्स रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव एक अति विस्फोटक द्रव ठोस होता है जिसका रासायनिक सूत्र C3H6N6O6 होता है। आरडीएक्स वास्तव में साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन है। इसे अन्य कई नामों जैसे साइक्लोनाइट, हेक्सोजन एवं T4 से भी जाना जाता है। यह TNT से भी अधिक विस्फोटक होता है। इसके विस्फोट का वेग 8750 मीटर पर सेकेंड होता है। इसकी उच्च विस्फोटकता के कारण इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर व्यापक रूप में किया गया था। आरडीएक्स एक रंगहीन ठोस पदार्थ है जो हेक्सामाइन पर संघन नाइट्रिक अम्ल डालकर बनाया जाता है। ये अन्य प्रश्नगत कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? डी, साइक्लोनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? साइक्लोनाइट। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? डी, नाइट्रोग्लिसरीन। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी हैवी रंगहीन तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसे ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट या 1,2,3 नाइट्रोक्सीप्रोपेन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? डी, एमाटोल में। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? एमाटोल में। कार्डाइट, ब्लास्टिंग, जिलेटिन एवं डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक है, जबकि एमाटोल एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है जो ट्राइनाइट्रोटोलुइन TNT तथा अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होता है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक केमिकल है ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट को नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है। यह एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। यह डायनामाइट का एक आवश्यक संघटक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन एवं भारी तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसे
ग्लिसरीन TNG या ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या नोवेल तेल भी कहा जाता है। इसका उपयोग डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। अगला ईंधन। ईंधन दोस्तों, अब प्रश्न कोश को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? डी पेट्रोलियम। निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी के भीतर दबे जीवाश्मों से निर्मित होते हैं। अन्य विकल्पों में कोक तथा टार कोयले या लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कोल गैस को कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। निम्नलिखित जीवाश्म को ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस व डीजल जीवाश्म ईंधनों में प्राकृतिक गैस सूक्ष्मतम ईंधन है, क्योंकि प्राकृतिक गैस बहुत कम मात्रा में प्रदूषणकारी गैस से उत्सर्जित करती है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? डी प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। यह आसानी से जलती है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन 95% तथा थोड़ी मात्राओं में इथेन, प्रोपेन और आदि गैसें होती है। फिर कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? मीथेन। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? मीथेन। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। यह कई गैसों का मिश्रण होता है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन शामिल होता है। प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा लगभग 80% तक होती है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? मीथेन। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? मीथेन। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 1, 2, 3 तीनों सही है। कोयले के दहन के पश्चात शेष अपशिष्ट ही कोयले की राख है। भारत में कोयले की विभिन्न गुणवत्ता के पाए जाने के कारण इनमें राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। सामान्यतः भारतीय कोयले में राख की मात्रा 25 से 45% तक होती है, जबकि आयातित कोयले में राख की मात्रा 10 से 20% तक होती है। सामान्यतः राख में भारी धातुएं जैसे आर्सेनिक, सीसा, पारद, कैडमियम, क्रोमियम, सिलीनियम आदि अंतर्विष्ट होते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? हाइड्रोजन का। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? हाइड्रोजन का। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का 150, चारकोल का 33, प्राकृतिक गैस का 33 से 50 तथा गैसोलीन का 50 ईंधन मान होता है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता माप है? बी पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता माप है पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल के प्रत्यास्फोटन एंटी-नॉक गुण का पता लगता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होता है? सी डीजल। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होता है? डीजल। जिस ऑक्टेन संख्या गैसोलीन के ज्वलन स्थिरता इग्निशन स्टेबिलिटी के मापन में प्रयुक्त की जाती है, C10 संख्या का प्रयोग भी इसी संदर्भ में डीजल ईंधन की गुणवत्ता परीक्षण हेतु किया जाता है। डीजल का दहन बिना स्पार्कीय संपीड़न द्वारा कराया जाता है। अतः जब डीजल ईंधन संपीड़ित किए जाने पर जितना जल्दी प्रज्वलित होता है, उसकी C10 संख्या उतनी ही अधिक होती है। यह अच्छे डीजल की पहचान है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। डीजल की वाष्प और वायु। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु।
डीजल इंजन एक अंतर्दहन इंजन है जो बंद स्थान में वायु को संपीड़ित करने से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करके ईंधन में ज्वलन उत्पन्न करता है। डीजल इंजन में दहन के लिए पेट्रोल इंजन की तरह कार्बोरेटर नहीं होता, अतः इसमें सिलेंडर के भीतर की हवा को इतना संपीड़ित कर दिया जाता है कि वायु का तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यही तापमान अस्फुलिंग दहन का कार्य करता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। यह गैस अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। बायोगैस या गोबर गैस में 50 से 75% तक मीथेन होता है। बायो संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग आती है? मीथेन। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? मीथेन। बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है, जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संघटक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी एवं सिलाक्सेन उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन 50 से 70% तक पाई जाती है। बायोगैस का मुख्य घटक है बी मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य तत्व क्या है? गोबर गैस में मुख्य तत्व मीथेन है। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन। गोबर गैस में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली आविष्कार किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के वैज्ञानिक डॉक्टर SB देसाई ने वर्ष 1941 से 42 में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य अवयव है सी इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य अवयव है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है, जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। LPG मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन तथा इथेन का मिश्रण है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? डी ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक ब्यूटेन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। घरों में या रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। इसमें अत्यंत उच्च दाब पर प्रोपेन, ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन गैस जैसी गैसें द्रवित होती है। इन्हीं द्रवित हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस या LPG कहते हैं। यह प्राकृतिक गैस या तथा पेट्रोलियम के परभाजी आसवन से प्राप्त होती है। LPG के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ दुर्गंध युक्त पदार्थ जैसे मरकैप्टेन आदि मिला दिया जाता है। निम्न में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है? ब्यूटेन। निम्न में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है? ब्यूटेन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है इसका आंसर ई हो जाएगा। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG मुख्यतः तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों की ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन यानी ये दोनों होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। LPG के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंध युक्त पदार्थ जैसे मरकैप्टेन आदि मिला दिया जाता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होता है ब्यूटेन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होता है ब्यूटेन। इंडियन गैस एक LPG मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। इंडियन गैस एक LPG मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों CNG मीथेन, इथेन, LPG ब्यूटेन, प्रोपेन, कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। फिर कथन और कारण। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है।
मीथेन घरों तथा कारखानों को में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। प्रश्नगत कथन गलत है जबकि कारण सही है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। बायोगैस में उपस्थित मीथेन ईंधन के रूप में सीधे प्रयुक्त होती है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन या अन्य गैस के सिलेंडरों में गैस की गैसीय अवस्था में विद्यमान रहती है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में गैस तरल अवस्था में होती है। इस कारण दाब मापक यंत्रों को लगाने पर एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तरल रूप में। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तरल रूप में। सीएनजी है, सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनजी है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूर्ण रूप है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मानक वायुमंडलीय दाब पर प्राकृतिक गैस जितना आयतन घेरती है उसके 1% से भी कम आयतन तक प्राकृतिक गैसों को संपीड़ित कर सीएनजी का उत्पादन किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है CH4। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है CH4। सीएनजी धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और इसमें 80% से 90% मात्रा मीथेन गैस CH4 की होती है। मीथेन गैस पेट्रोल और एवं डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड को 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड को 87% और जैविक गैसों को लगभग 89% कम उत्सर्जित करती है। अगला क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः है मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः है मीथेन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है उसमें जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। बाद में प्रथम एलपीजी टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ। द्रवित पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैस द्रव्यों का पृथक्करण किया जाता है। इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित है। इन निम्नलिखित कथनों में से सही है? इसका केवल एक सही है। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। कथन फर्स्ट सही है जबकि कथन 2 और 3 असत्य है, क्योंकि पेट्रोलियम को में द्रव की सतह पर पाए जाने वाले हल्के हाइड्रोकार्बन्स के गैसीय मिश्रण को प्राकृतिक गैस कहते हैं, जिसका संगठन इस प्रकार है। मीथेन 80%, इथेन 7%, प्रोपेन 6%, नॉर्मल ब्यूटेन 4%, आइसोब्यूटेन 3%। प्रोपेन एवं ब्यूटेन की इस मिश्रण से पृथक करके उच्च दाब पर द्रवित कर लिया जाता है, जिसे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यह रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त की जाती है। भारत का प्रथम LNG टर्मिनल दाहेज गुजरात में स्थापित किया गया था। गैसोहोल है एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। गैसोहोल है एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। गैसोहोल ईंधन 10% एनहाइड्रस एथेनॉल एथिल अल्कोहल तथा 90% गैसोलीन पेट्रोल का मिश्रण है। गैसोहोल एक मिश्रण है गैसोलीन और इथेनॉल का। गैसोहोल मिश्रण है गैसोलीन और इथेनॉल का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। गैसोहोल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। इसका 1, 3, 4 सही है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। ये भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है 3, और गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है, सही है। कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस ऊर्जा के अनवीनकरणीय स्रोत है। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। गैसोहोल E10 एक ईंधन है जो 10% निर्जल इथेनॉल तथा 90% गैसोलीन का मिश्रण है। पृथ्वी के भूतापीय ऊर्जा के ग्रह के मूल गठन से
खनिजों के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। यह एक गैर परंपरागत स्रोत है। गोबर गैस या बायोगैस में मुख्यतः मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? सी, लेड टेट्रा एथिल। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? लेड टेट्रा एथिल। पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड CH3CH2 का होल पीबी इसलिए मिलाया जाता है ताकि इसकी एंटी नॉकिंग दर बढ़ जाए। अगर टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का। एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसका गलनांक -12.9 डिग्री सेल्सियस होता है। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। डीजल इंजन का प्रयोग भारी वाहनों में होता है क्योंकि यह भारी बोझ को खींचने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करता है, जो कि इन भारी वाहनों की कुल ईंधन खपत में कमी लाता है। मोटर कारों में अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। रेडियल टायर, सुप्रभावी ढांचा, बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप, बहुत प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित। इनमें से कौन सी विशेषताएं मोटर कारों की अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती है? डी 1, 3, 4। रेडियल टायर, बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेपी, बहुत उत्प्रेरक परिवर्तन रेचक सहित। रेडियल टायर के कारण घर्षण बल कम कार्य करेगा, जिससे मोटर कार की कार्य क्षमता गति बढ़ जाएगी। बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप से ईंधन कम खर्च होगा और गति भी बढ़ जाएगी। उत्प्रेरक परिवर्तन रेचक सहित कार्य प्रणाली मोटर को गर्म होने से बचाएगी, जिससे उसकी कार्य क्षमता और बढ़ जाएगी। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? हाइड्राइड। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? हाइड्राइड। हाइड्रोजन गैस बहुत कम तापमान पर पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वातक के द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग में संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं? शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों में नहीं। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा कर होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकियों की जरूरत होती है। आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 2 और 3। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन समुद्रों एवं महाद्वीपों दोनों में संभव है। अतः कथन एक और सत्य। अतः इन ईंधनों के उत्पादन एवं अभियांत्रिक करने हेतु उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। साथ ही अधिक उत्पादन के लिए नवाचार हेतु भी ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। दुर्बल निवेश स्थिति वाले विकासशील देशों में इस प्रकार के ईंधन का उत्पादन कठिन है, क्योंकि इस हेतु अधिक पूंजी निवेश की जरूरत पड़ती है। साथ ही आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना से पारिस्थितिकी एवं समाज प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं।